बोलो क्या बात करनी थी तुम्हें? सायम ने सविश के चेहरे को बगौर देखते पूछा। मुझे आइंदा तुम्हारी कोई कॉल या मैसेज ना आए। आइंदा मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत करने की कोशिश ना करना। क्यों? क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, सुकून है बहुत। तो खुदारा मेरा सुकून खराब ना करो। क्या ये सब बोलने के लिए तुम्हें ज़ावियार ने कहा है? वह बाकी मर्दों की तरह अपने हुक्म मुसल्लत नहीं करता और ये सब मैं खुद कह रही हूँ, किसी ने मुझे नहीं कहा। तुम मुझसे नाराज़ हो? नाराज़गी अपनों से जताई जाती है मिस्टर सायम और मैं तुम्हें इस काबिल नहीं समझती कि तुमसे नाराज़ हूँ। उसका लहज़ा सर्द था। तो तुम इतनी जल्दी अपनी मोहब्बत भूल गई? वह उसे उसकी मोहब्बत याद दिलाकर बहलाना चाह रहा था। मोहब्बत नहीं थी, गलती थी जो तुमसे हुई थी। असल मोहब्बत का मतलब तो मुझे ज़ावियार से मिलने के बाद पता चला है कि कैसे किसी से बिना किसी मतलब के बेपनाह मोहब्बत की जाती है। तो तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है? सायम ने हैरानगी से पूछा। मोहब्बत तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले तो उसने परेशानी में मेरा हाथ थामा था जब मुझे अपनों ने ठुकरा दिया। ज़विश ने उस पर गहरा तंज़ किया। ज़विश उसने तुम्हें कैद कर रखा है। मुझे उसकी कैद से भी मोहब्बत है, उसकी कैद में भी यकीन, भरोसा और आज़ादी है। उसके ज़िक्र पर सायम निकाब में छिपी उसकी आँखों के ज़रिए उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट का अंदाज़ा लगा सकता था। एंड मिस्टर सायम, शुक्रिया उस दिन मेरा हाथ न थामने के लिए। क्योंकि अगर तुम हाथ थाम लेती तो मुझे कभी इस बात का एहसास न होता कि मोहब्बत कितना खूबसूरत जज़्बा है। और हाँ, आज के बाद मुझे तुम्हारी तरफ से कोई मुदाखलत न मिले, क्योंकि मैं अपनी और ज़ावियार की ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई ज़हर नहीं चाहती। तो तुम मुझसे इस कदर नफ़रत करती हो। नफ़रत करने से हमारी खुद की एनर्जी ज़ाया होती है, इसलिए मैं नफ़रत नहीं करती। सामने वाले को मरा हुआ तस्लीम कर लेती हूँ और तुम भी मेरे लिए वफ़ात पा चुके हो। सायम ने उसे देखा, उसकी आँखें किसी भी जज़्बे से आ रही थीं। तो क्या वह इतनी पत्थर दिल हो चुकी थी? हाँ, वह औरत थी, जो सब कुछ भूल सकती है लेकिन अपनी तज़लील नहीं। वह उस इंसान को तो भूल सकती है जिसने उसे मोहब्बत दी हो, लेकिन उसे नहीं जिसने उसे इज़्ज़त और मान बख्शा हो। वह मोहब्बत भी बेपनाह करती है और नफ़रत भी। ज़विश, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तकलीफ के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। उसका अंदाज़ दो टोक था। क्या हम दोस्त बनकर नहीं रह सकते? एक आखिरी उम्मीद के साथ उसने पूछा। मुझे दोस्तों के नाम पर अपने इर्द-गिर्द मतलबी लोगों की भीड़ बनाना पसंद नहीं। मेरा मानना है कि हल्का अहबाब मुख्तसर हो लेकिन मुखलिस हो। और हाँ, मिस्टर सायम, यह हमारी आखिरी मुलाकात है। उम्मीद है उसके बाद आप मुझे अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाएँगे और ना ही कभी कॉल करने की कोशिश करेंगे। खासी सर्द मोहरी से अपनी बात मुकम्मल करती वह वहाँ से उठी थी। अपना बैग उठाते बगैर उसकी तरफ देखे अपने मज़बूत कदम उठाती रेस्टोरेंट से बाहर निकल चुकी थी। आज वो अपने दिल से तमाम बोझ उतार कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही थी। उसके दिल में किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं था। इसी तरह एक दिन आप पीछे पलट कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल गैर ज़रूरी चीज़ के लिए परेशान रहे और बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा तक नहीं हैं, जो कभी आपकी मोहब्बत के दावेदार थे। ज़िंदगी अपने रास्ते खुद बनाती है। यह बहुत हसास है और अपने इंतखाब में बहुत मोहतात भी। ज़रूरी नहीं आपको हर चीज़ की हुकमत फ़ौरन समझ आ जाए। कुछ चीज़ें और कुछ लोगों की सच्चाई वक़्त के साथ खुलती है। इसलिए वक़्त को वक़्त दें और तब तक खुदा पर यकीन रखें। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वह कैब में बैठ गई। आज वह बहुत खुश और पुरसुकून थी। वह सुकून से चाँद की रोशनी में लपटी सड़क पर आती-जाती गाड़ियों को देख रही थी। जब उसका फ़ोन बजने लगा, उसने बैग से मोबाइल निकाल कर देखा जहाँ ज़ावियार नाम जगमगा रहा था। यह इस वक़्त क्यों कॉल कर रहा है? उसने सोचते हुए कॉल उठाई। वह सड़क पर साकित नज़रें जमाए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। बेवजह मुसलसल एक सड़क से दूसरी सड़क, फिर वहाँ से तीसरी सड़क। उसने कहाँ जाना था वह नहीं जानता था। इस वक़्त उसे सुकून चाहिए था। रेस्टोरेंट का सीन उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह ज़रबे लगा रहा था। उसकी एक-एक नस में तकलीफ उठ रही थी। अचानक सामने का नज़ारा उसे धुंधला दिखाई देने लगा। पिछली गाड़ी के ज़ोरदार हॉर्न पर वो होश की दुनिया में लौटा था। उसने ब्रेक लगाते सड़क के किनारे अपनी गाड़ी रोकी थी और खुद गाड़ी से नीचे उतरकर पैदल चलने लगा। मुस्तफ़ा भी उसके पीछे गाड़ी से नीचे उतरा था और उसके साथ चलने लगा। बिखरे बाल माथे पर गिरे हुए थे, जो तेज़ हवा की वजह से बार-बार उड़कर पलकों तक आ रहे थे। वह अपनी सोचों में चलता हुआ गाड़ी से काफ़ी दूर आ चुका था। उसे नहीं अंदाज़ा था कि वह कितनी देर से चल रहा है। और सच भी यही है, कुछ रास्ते और कदम नहीं, दिल थक जाते हैं। ज़ावियार, तुम्हें एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए थी, मुस्तफ़ा ने उसे समझाना चाहा। क्या बात करता? तुमने देखा नहीं वो उसके साथ वहाँ बैठी थी? हमेशा आँखों से देखा सच नहीं होता। हो सकता है जो आपने देखा हो हकीकत उसके बरअक्स हो। हकीकत कुछ भी हो, मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। मेरा वाहिद असासा है यार, वो उसे किसी और के साथ देखूँगा तो मर जाऊँगा। वह चलते-चलते वहीं रुक गया। तो तुम्हें एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए थी, वह तुम्हारी बीवी है, तुम सायम को उससे दूर रहने का कह सकते हो, तुम्हारे पास पूरा हक है। मैं हज़ार उन मर्दों से लड़ सकता हूँ जो उसे चाहते हैं, लेकिन एक उस मर्द से नहीं लड़ सकता जिसे वह चाहती है। तुम्हें पता है आज उसे उसके साथ देखा तो मालूम हुआ कि खुदा शिर्क क्यों माफ़ नहीं करता। वह उस वक़्त किसी बिखरे इंसान की मानिंद लग रहा था।
वह हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता था सिवाय उसके साथ किसी और को। जब सायम के मुतालिक उससे सवाल नहीं कर सकते तो इतनी अज़ियत क्यों दे रहे हो खुद को? मेरे हिस्से का चाँद किसी और के आँगन को रोशन करेगा तो अज़ियत तो होगी ना। तुम्हें पता है मैं हमेशा सोचता था मोहब्बत क्या होती है। अब जाना कि किसी को इतनी शिद्दत से चाहना कि वह आपका हिस्सा बन जाए और फिर एक दिन वह आपको मुकम्मल तोड़ दे। मैं उसे कभी नहीं बता सकूँगा कि मैं उससे किस दर्जे की मोहब्बत करता हूँ। मुस्तफ़ा ने आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहा। उससे पहले ज़ावियार ने अपनी जेब टटोलते और फिर अपनी जेब से मोबाइल निकाला। मोबाइल निकालते उसने ज़विश को कॉल की। क्या करने जा रहा है तू? उसे ज़विश का नंबर डायल करता देख मुस्तफ़ा ने फ़िक्रमंदी से पूछा। उसे डर था कि उस वक़्त वह कुछ गलत न कह दे क्योंकि उसकी हालत ऐसी ही थी। कॉल की दूसरी बेल जाते ही कॉल पिक कर ली गई थी। ज़ावियार ने अपने होठों पर उँगली रखकर मुस्तफ़ा को खामोश करवा दिया। हेलो, मोबाइल से ज़विश की नरम आवाज़ आई थी। कहाँ हो तुम? ज़ावियार की इस कदर भारी आवाज़ पर पहले तो ज़विश परेशान हो चुकी थी, फिर कदरे सँभल कर बोली, अम्मी के घर हूँ। क्यों? उसके झूठ पर ज़ावियार ने कर्ब से आँखें बंद की थी। एक आँसू आँखों की बाढ़ तोड़ते शेव में जज़्ब हो चुका था। जीने नहीं देता यही एहसास शब-ओ-रोज़, बरसों की रफ़ाकत को ही लम्हों में भुला देगा। वह शख्स भला कैसे सकूँ पाए कि जिसकी सदियों की रियाज़त कोई मिट्टी में मिला देगा। ऐसे ही, सॉरी। वह उससे माफ़ी माँग रहा था और उसे मालूम न था कि उसकी गलती क्या थी। उसे बस इस बात की फ़िक्र थी कि उसे खोना न पड़े। उसके यूँ अचानक माफ़ी माँगने पर ज़बिश को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था। वह कुछ कहती उससे पहले फ़ोन कट चुका था। उसने एक नज़र अपने मोबाइल को देखा, उसका दिल अनजाने ख़्याल के तहत धड़का था। लेकिन आने वाले लम्हे के बारे में सोचते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ने रक़्स किया था। फ़ोन काटते वह तमस्खुर से खुद पर हँसा था। उसे खुद पर अपनी बेबसी पर हँसी आ रही थी। उसे एक मान था कि वो उसे सच बता देगी और उसने झूठ बोलकर वह मान भी तोड़ दिया था। सारे ख्वाब काँच की तरह बिखरे मिलेंगे, मोहब्बत करने वालों के चेहरे उतरे मिलेंगे। सारा इल्ज़ाम वक़्त पर लगा देना ठीक नहीं। गौर से देखो, साज़िश में कुछ अपने मिलेंगे। मुस्तफ़ा के मोबाइल की मैसेज रिंग बजी थी। उसने मोबाइल की स्क्रीन ऑन की जहाँ ज़बिश का मैसेज आया हुआ था। भाई ज़ावियार आपके साथ है। मुस्तफ़ा ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा और फिर हाँ में जवाब दिया और फिर ज़ावियार को अपने साथ लेकर वापस गाड़ी की तरफ जाने लगा। दोबारा मैसेज आने पर उसने मैसेज ऑन किया। उसे पढ़ने के बाद उसने ओके का जवाब टेक्स्ट लिखकर सेंड किया और ज़ावियार को गाड़ी में बैठाकर खुद ड्राइव करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने गाड़ी ज़ावियार के फ्लैट के बाहर रोकी। गाड़ी रुकने पर उसने विंडो से बाहर देखा और फिर मुस्तफ़ा की तरफ पलटा। यहाँ क्यों लाया है? ऐसी हालत में घर जाएगा तो आंटी परेशान हो जाएँगी। इसीलिए आज रात फ्लैट में रुक जा। रात के 12 बजने वाले हैं, अम्मी सो चुकी होंगी। हाथ में पहनी वॉच को देखते उसने थकनज़दा आँखों से उसे देखा। हाँ, लेकिन अंकल तो जागे हुए हो सकते हैं ना? अभी वो कुछ कहता कि मुस्तफ़ा ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया और फिर खुद गाड़ी से नीचे उतर गया। ज़ावियार को ना चाहते हुए भी उसके पीछे आना पड़ा। वह दोनों फ्लैट के दरवाजे के सामने खड़े थे। मेरे पास चाबी नहीं है, मैं घर में भूल गया। मेरे पास है। ज़ावियार के कहने पर मुस्तफ़ा ने जीन्स की जेब से फ्लैट की चाबी निकाली थी और फिर फ्लैट खोला था। उस फ्लैट की चाबी उन दोनों के अलावा बुराक के पास भी होती है। उन तीनों में से कोई भी किसी भी वक़्त इस फ्लैट पर आ सकता था। तुम आराम करो, मैं सुबह तुमसे मिलता हूँ। उसे फ्लैट के अंदर जाने का इशारा करते वह खुद वहाँ से पलट चुका था और फिर अपने मोबाइल पर कुछ टाइप करके किसी को सेंड किया था। मैसेज रिसीव होते ही मुकाबिल के होठों पर मुस्कुराहट आई थी। अपने खाली दिल के साथ वो मुर्दा कदम उठाता अपने रूम की तरफ आया। उसने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला तो एक गहरी खुशबू ने उसे अपनी लपेट में लिया था। थोड़े आगे आकर उसने लाइट ऑन की और लाइट के साथ-साथ उसकी आँखें भी हैरत से खुल गई थीं। जहाँ ज़मीन पर गुलाब के फूलों का फर्श बिछा हुआ था और बीच से खाली फर्श था जहाँ चलने का रास्ता बना हुआ था। कमरे के वसत में मौजूद गोल मेज़ पर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी जिस पर छोटा-सा केक रखा हुआ था। वह आगे बढ़कर केक देखता उससे पहले किसी ने उसकी आँखों पर पट्टी बाँध दी थी, जिस पर मुकाबिल ने कोई मज़ाहमत नहीं की थी। वह घूमकर उसके सामने आई और उसकी गर्दन में अपनी बाहें हाइल की। हैप्पी बर्थडे। उसे अपने कानों के पास सुरीली आवाज़ सुनाई दी। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी आँखों से पट्टी उतारी थी और सामने वाला मंज़र देखकर वह साकिन रह गया था। जहाँ ज़विश महरून वेलवेट की साड़ी से तन किए हल्का मेकअप किए हुए थी। लंबे बाल उसने अपनी कमर पर खुले छोड़े थे, जो उसकी कमर को मुकम्मल छुपा रहे थे। वह अपने इस रूप में ज़ावियार का दिल धड़का चुकी थी। वह गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। उसे शायद अपनी आँखों पर यकीन नहीं आ रहा था। या तो जो अभी हो रहा है वह झूठ है या जो कुछ वक़्त पहले हुआ था वह झूठ है। वह अपनी सोचों में गुम उसके चेहरे पर नज़रें गाड़े हुए था, जब ज़विश की आवाज़ दोबारा सुनाई दी, "आओ केक कट करें।" वो उसका हाथ थामती उसे टेबल के सामने ले गई और फिर उसके साथ केक काटा। ज़ावियार तो अभी तक अपने दिमाग में कई सोचों के साथ लड़ रहा था। ज़विश उसकी गायब दिमागी नोट कर चुकी थी, तभी केक को साइड पर रखते उसके मुकाबिल आई। "क्या हुआ है?" उसके इस तरह नरमी से पूछने पर ज़ाविया ने गहरा सांस लिया था। "यह सब किस लिए?" इर्द-गिर्द देखते अपनी वजह छिपाते उसने उससे सवाल किया। वह चाहता था कि वह खुद रेस्टोरेंट वाली बात उसे बताए।
ये सब मेरे शौहर के लिए। तुम्हें लगा था मैं तुम्हारी सालगिरह भूल जाऊँगी? मोहब्बत पाश नज़रों से वो उसे देखते हुए पूछती है और ज़ावियार के पास उसकी किसी बात का जवाब मौजूद नहीं था। अना हिब्बुक, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ज़ाविया ने यकदम उसका चेहरा देखा। उसे शॉक लगा था। वह उस अचानक इज़हार के लिए बिल्कुल तैयार न था। उसके होठों पर बिखरी मुस्कुराहट उसे जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। रेस्टोरेंट, सायम, वह जैसे सब कुछ भूल चुका था। फिर से बोलना। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में लेते उसने हैरानगी से फरमाइश की, जिस पर जविश ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी थी। उसकी आंखों में अपनी मोहब्बत का खुमार देखकर ज़ावियार के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट ने रक्स किया था, जिससे उसके डिंपल नुमाया हुए थे। ज़विश ने बिना किसी झिझक के उसके डिंपल पर अपने मखमली होंठ रखे थे। उसके इतने करीब आने पर ज़ावियार ने उसे ज़ोर से खुद के गले लगाया था। उसके गिर्द अपना बाजू का हिसार तंग करते वह आंखें बंद किए सिर्फ उस एहसास को, उस सुकून को अपने अंदर उतार रहा था। वो उसके करीब थी, बेहद करीब, कि वो उसकी धड़कनें भी सुन सकता था। कई लम्हे यूं ही वह उसे खुद से लगाए खड़ा रहा। क्या? उसकी लौ देती नजरें खुद पर पाकर वह घबराते हुए बोली। कुछ नहीं। वह हंसा। फिर ऐसे नहीं देखो। आज तुमसे नजरें हटाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। उसकी आंच देती नजरों से मुकाबिल की हथेली भीग गई थी। वह उसे बाहों में उठाते बेड की तरफ ले गया। बेड पर लेटे वह गहरी नजरों से उसके चेहरे को देख रहा था। उसे जैसे इस लम्हे पर यकीन नहीं आ रहा था। यह उसकी हयात का हसीन पहलू था। तुम्हें इतना खूबसूरत बनकर नहीं आना चाहिए था। बंदा बशर हूँ, कभी भी बहक सकता हूँ। उसकी मायने खेज बातों पर जविश ने झींक कर उसके सीने में चेहरा छुपा लिया, जिस पर कमरे की खामोश फजा में जावियार का कहकह गूंजा। जाए फरार भी हम, जाए पनाह भी हम। उसके चेहरे को अपने सामने करते हुए उसकी आंखों को अकीदत से चूमने लगा और फिर उसके चेहरे के एक एक नकूश पर मोहब्बत से अपना लम्स छोड़ने लगा। मोहब्बत, नरमी, इज्जत, क्या कुछ न था उस लम्स में। वह किसी कांच की गुड़िया की तरह बहुत नरमी से उसे छू रहा था और वह मोम की तरह उसकी गुर्बत में पिघलती जा रही थी। फिर कैसा होता है महबूब का लम्स? इज़राइल जैसा? रूह फरसा जानलेवा? तो क्या लोग मौत मांगते रहते हैं और मरते रहते हैं? हाँ, यही समझो। मोहब्बत में लोग सदके वारी जाते हैं और सदके वारी जाने का मतलब तो तुम समझते हो ना। सुबह का वक्त, कमरे की खुली खिड़की से आती सूरज की रोशनी और परिंदों के चहचहाने की आवाजें आज की सुबह में एक नई ताजगी थी। जविश की आंख खुली तो खुद को एक मजबूत हिसार में पाया। उसके हिसार में एक तहफ़्फ़ुज़ था। उसने अपनी ठोड़ी उसके सीने पर रखी और यकाटक उसके चेहरे को देख रही थी। हाथ बढ़ाकर उसकी बंद आंखों पर रखे और फिर सरकते हुए उसकी शेव तक आए। अपने चेहरे पर नरम लम्स महसूस करते उसने हल्की सी आंखें खोली थीं। दो खूबसूरत आंखों को खुद को तकता पाकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ने रक्स किया। उसने गहरा सांस लेते जविश के गिर्द हिसार को और तंग कर दिया और फिर बड़ी दिलचस्पी से उसके चेहरे पर अपनी कुर्बत की लाली देखने लगा। तुमने मेरे पास आकर मुझे एक नया खुमार दिया है। यह मेरी जिंदगी की खूबसूरत तरीन सुबह है। आंखें खुलते ही तुम पास हो। मुहैय्यत से तकता हुआ जविश के बिखरे बाल, सुर्खियां छोड़ते गाल और आंखों को देखने लगा। हाथ उसके बालों से सरकाते कमर पर ले जाकर रुका। मुझे तुमसे कुछ एतराफ़ करना है। वह अपनी नई सुबह का आगाज़ सच की बुनियाद पर करना चाहती थी, इसलिए इजाज़त तलब नज़रों से उसे देखने लगी, जिस पर ज़ावियार ने आँख के इशारे से उसे बोलने का कहा और अपना हिसार उसके गिर्द हुनूस कायम रखा। मैं कल यहाँ आने से पहले सायम से मिलने गई थी। चेहरा झुकाए अपनी बात का एतराफ़ करने के बाद वह उसके जवाब का इंतज़ार करने लगी, लेकिन मुकाबिल का कोई जवाब न पाकर उसने उसको देखा, जिसके चेहरे पर गुस्से के कोई आसार मौजूद न थे। तुम कुछ बोलोगे नहीं? क्यों गई थी? बहुत सादा लहजे में पूछा गया। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती थी और उससे पहले कुछ लोगों को उनकी हदूद दिखाना ज़रूरी था, ताकि आइंदा वह उसे क्रॉस ना कर सकें। बस इसलिए वहाँ गई थी। उसके जवाब पर ज़ावियार के अंदर सरसारी की लहर दौड़ने लगी। तो उसने खुद अपने मुंह से एतराफ़ किया था। उसने उसका मान नहीं तोड़ा था। हाँ, वह ज़विश सुल्तान थी। वह मान रखना जानती थी। अब तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? उसकी मुस्कुराहट पर वह चिढ़ी थी, जो इतनी सीरियस बात पता चलने पर भी मुस्कुरा रहा था। ऐसे ही? नहीं मुस्कुराओ। क्यों, मेरे मुस्कुराने से तुम्हारा बिल आता है? हाँ, आता है। उसने गर्दन अकड़ाकर तुर्की ब तुर्की कहा। अच्छा? आईब्रो उचकाते उसने अच्छा अल्फाज पर खासा जोर दिया और फिर बिना जविश को मौका दिए अचानक ही करवट बदली और खुद उसके ऊपर आ गया। कुछ बोल रही थी आप? चेहरा उसके करीब करता वो उसकी जान पर बनाया था। नहीं। उसकी चमकती आंखें और फिर उसका शरीर लहजा। वह तजब्जुब का शिकार हुई थी। जावियार की नजरें उसके होठ के ऊपर तिल पर पड़ी और उसके दिल में एक मलाल सा उठा था। अपने दिल की मानते उसने झुक कर बहुत नरमी से उसके दिल को छुआ। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। अगर इन 5 मिनट में तुम यहाँ से भाग गई तो तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी, वरना। अभी उसकी बात आधी हुई थी कि जविश उसके हिसार से निकलती भागकर वॉशरूम में बंद हुई थी। दरवाजा बंद करते अपने पीछे जावियार के ऊंचे कहकह पर उसने मुंह के जाविये बिगाड़े थे। दोपहर का वक्त था। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था।
ऐसे में वह सादा सी शलवार कमीज पहने, दुपट्टा गले में डाले, बालों को चुटिया में मुकीद किए लाउंज में बैठी थी। लबालब पानी से भरी आंखें अपने हाथ में पकड़े अपने ब्रेसलेट पर मरकूज थीं। यह ब्रेसलेट उसे अजीज था, जिसके टूटने पर वह रोई थी। लेकिन अभी आंसू उस ब्रेसलेट के टूटने पर नहीं, बल्कि उस इंसान की वजह से आ रहे थे जो उस वक्त उसके साथ था और आज बहुत दूर है, कि चाह कर भी वो उसे देख नहीं सकती। क्या वाकई जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है कि हर वक्त आसपास रहने वाला इंसान भी इतना दूर हो जाता है? वक्त इतनी जल्दी क्यों बदल जाता है? इंसान इतना बेबस क्यों हो जाता है? चेहरा आसमान की तरफ उठाकर वह सोचने लगी। आंसू आंखों से निकलकर रुखसार पर बहने लगे। वह अपनी सोचों में गुम थी जब अपनी दाएं जानिब से आई आवाज पर उसने पलट कर देखा, जहां हैदर खड़ा था। वह अपनी सोचों में इतनी गुम थी कि उसे हैदर की आमद का भी पता न चला। आंसू साफ करते वह सीधी हुई थी। क्या हुआ, आप रो रही हैं? रो नहीं रही थी, बस अपने ब्रेसलेट को देखकर दुखी हो गई थी। साफ झूठ बोलते उसने अपनी हथेली में पकड़ा ब्रेसलेट सामने किया, जिसको हैदर ने बगौर देखा था। अच्छा, समझने वाले अंदाज में कहता वह वहीं उसके साथ बैठने लगा था। उसके बैठते ही मायनूर जल्दी से खड़ी हुई थी। उसके यूं अचानक खड़े होने पर हैदर ने ताज्जुब से उसे देखा। वह हमें अंदर चलना चाहिए, अम्मी अब्बू भी अंदर हैं। उसके सवालिया नजरों को देखते उसने सादा से लहजे में इस्तफासुर किया, जिस पर वह भी वहां से उठते अंदर की तरफ बढ़ गया। मायनूर ने गहरा सांस लेते खुद को नॉर्मल किया और फिर खुद भी उसके पीछे ही अंदर आ गई। कुछ देर सबके पास खामोशी से बैठने के बाद वह तंग होने लगी थी। उसे वहां से उठना था। अपनी पढ़ाई का बहाना करती वह वहां से अपने रूम में आ गई। रूम में आते ही वह बेड पर गिर गई। मगरिब के वक्त उसकी आंख खुली थी। मंदी आंख खोलते उसने पास में रखे अपने मोबाइल पर वक्त देखा और फिर उठकर बैठ गई। बेड पर गिरते ही उसकी आंख कब लगी थी उसे मालूम न हुआ। बेड से उतरते पाँव में चप्पल उड़सते वह वॉशरूम में गई। फ्रेश होने के बाद वह थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। उसका इरादा अब पढ़ने का था, इसलिए अपनी किताबें उठाते वह बेड पर बैठकर पढ़ने में मसरूफ हो गई। रात के किसी पहर उसकी आंख खुली थी। वह अचानक उठ बैठा था। एसी वाले रूम में भी उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें थीं। यह उस ख्वाब के डर से थी जो उसे रोज आता था। वह अक्सर यूं ही डर कर उठ जाता था। वह मजबूत था, इतना कि पूरी दुनिया से लड़ सकता था, लेकिन वह कमजोर इतना था कि एक ख्वाब से डर जाता था, जिस ख्वाब में मायनूर उसे छोड़कर चली गई हो। वह दुनिया के मजबूत तरीन मर्दों में से एक था, लेकिन उसके मामले में वह कांच से भी कमजोर था। वजह सिर्फ यह थी कि उसे उससे मोहब्बत थी। इसीलिए वह अक्सर उस ख्वाब से डरकर उठ बैठता था। उसका दिल बेचैन हो रहा था। उसने नजरें उठाकर वॉल क्लॉक को देखा, जो रात के 3 बजा रही थी। अपने मुर्दा कदम उठाते वो वॉशरूम की तरफ गया। वजू करने के बाद वो बाहर आया था। टोपी पहनते जायनमाज बिछाते उसने नफल पढ़ना शुरू की और अपने दिल के सुकून के लिए, अपनी जिंदगी को हासिल करने के लिए खुदा के आगे हाजिर था। उसकी आंखों में आंसू थे। सजदे में जाते ही कुछ आंसू आंखों से निकले थे। सलाम फेरते ही उसके बाकी के आंसू भी बेख्तियार थे, जिन्हें साफ करने की जहमत उसने भी नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त खुदा और उसके अलावा कोई और मौजूद न था जिसकी वह परवाह करता या अपने आंसू उससे छिपाता। उसने दुआ के लिए अपने हाथ उठाए थे और फिर धीमी आवाज में बोला, या अल्लाह, मैं रायगा जा रहा हूँ, मुझे ज़ाया मत होने देना। मैं तुझसे अपनी पाक मोहब्बत मांगता हूँ। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी से इतनी मोहब्बत की है। तू उसे मेरी झोली में डाल दे। मैं तेरी एक उस अता के लिए सारी उम्र अपनी झोली फैलाए रखूँगा। तू उसे मेरा कर दे। मैं राज़ी हूँ तेरे हर फ़ैसले से, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरा दिल तरसता है उसे पाने के लिए। कोई तुझसे पूरी दुनिया माँगता है और मैं तुझसे तेरी इस पूरी दुनिया में बनाई गई एक मख़लूक़ माँग रहा हूँ। तू उसे मेरे हिस्से में दे दे। बाकी पूरी दुनिया रख ले, बस उसे किसी और का ना होने देना। वो मेरे वजूद को मुकम्मल करती है, एक शाम की तरह। तू जानता है ना मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ। तूने देखा है ना मुझे उसके लिए तड़पते। उससे कोई पूछता दुआओं में कैसे रोया जाता है, तो वो बताता कि तकलीफ जितनी गहरी हो, दुआओं का खशू व खजू इतना बढ़ जाता है। जिंदगी उसे उस मोड़ पर लाई थी जब उसके पास खुदा के आगे रोने के अलावा कोई और चारा न था। वह यूं ही रात के इस पहर उठकर खुदा को अपने दुख सुनाता था। अगर अल्फाज नहीं मिलते थे तो आंसू बहा लेता था। उसे बताता था कि वह उसके एक कुन का मुंतजर है और खुदा तो इतना मेहरबान होता है कि वह यह नहीं देखता कि तुम किस गर्ज से आए हो। वह बस यह देखता है कि उसका बंदा उसके दर पर किस उम्मीद और बेबसी की हालत में बैठा है। उसे तुम्हारा आना पसंद है, तुम्हारा उससे मांगना पसंद है। वह यह भी जानता है कि तुम कितनी देर तक यहाँ बैठ सकते हो। तो बस यकीन के साथ बैठे रहो कि वह खुदा तुम्हें तुम्हारे बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाएगा और वक्त आने पर इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। वह हमेशा उसी यकीनी के साथ खुदा के आगे बैठता था। उसके सामने आंसू बहाने और दुआ मांगने से उसका दिल हल्का हो जाता था। जाए नमाज तय करके रखते उसने वक्त देखा। अभी फजर की नमाज में वक्त था। वह कई रातों से सही से सो नहीं पाया था, जिसकी वजह से उसके सर में अक्सर दर्द रहता था। इसलिए वह दोबारा से बेड पर आकर नींद दराज हो गया।
सादा शर्ट ट्राउजर पहने वह पूरी किताबें बेड पर फैलाए एक किताब पर झुकी हुई थी। उसके पेपर चल रहे थे, इसीलिए उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने पेपर्स पर था। दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने चेहरा उठाकर ऊपर देखा, जहां हाजरा बेगम हाथ में पार्सल लिए अंदर आ रही थी। अम्मी आप? किताबें साइड पर करती वह उनके बैठने की जगह बनाने लगी। मैं बैठने नहीं आई, तुम आराम से पढ़ो, वह बस पार्सल आया था, यह तुम्हारे नाम अभी यही देने आई हूँ ऊपर। हाजरा बेगम ने पार्सल उसके सामने किया। मेरे नाम? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया। यही सोचते वह पार्सल को देखने लगी, जो पूरा गिफ्ट रैप से पैक हुआ था। चलें ठीक है, मैं देख लूंगी। उसने पार्सल को साइड पर रखते हाजरा बेगम को जवाब दिया। तुम्हारे लिए कुछ भिजवाऊं खाने के लिए? सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने? नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं लगी, बस आप चाय भिजवा दें। अच्छा ठीक है। हाजरा बेगम के रूम से जाते ही वह दोबारा बेड पर अपनी किताबों के पास आ बैठी। किताबों पर झुकने से पहले उसकी नज़र दोबारा पार्सल पर गई। उसे तजस्सुस होने लगा था, जिसको ख़त्म करने के लिए उसने पार्सल को उठाकर खोलना शुरू किया। वह एक छोटी सी मखमल की डिब्बी थी। उसके खोलते उसकी आंखें हैरत से फैली थी, और साथ में चेहरे पर खुशी भी छाई थी। वह एक ब्रेसलेट था, ठीक वैसा ही ब्रेसलेट जैसा उसका टूटा था। बिल्कुल उसी रंग का, उसी डिज़ाइन का। ब्रेसलेट देखकर उसके चेहरे पर खुशियों की लहरें थीं, लेकिन यह कुछ लम्हे की थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह किसने भिजवाया है। उन्हीं सोचों के साथ वह डब्बी को ऊपर नीचे से देख रही थी, जब नज़र पास में पड़े गिफ्ट पेपर पर गई, जिसमें एक कागज़ था। उसने उसको खोला, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। यूं छोटी छोटी चीज़ों के टूट जाने पर आंसू नहीं बहाए जाते, यह बहुत कीमती होते हैं। कहानी तुम्हारी अपनी है, हो सके तो मुकम्मल लिखना, क्योंकि तुम्हारे साथ एक और इंसान की ज़िंदगी जुड़ी है। इस दो सतरों पर मुश्तमिल खत को पढ़ने के बाद उसके दिल में अजीब कश्मकश ने जन्म लिया था, जिसमें पहली लाइन ब्रेसलेट से मुतल्लिक थी, लेकिन दूसरी लाइन का मतलब वह समझने से कासिर थी। किसने भेजा होगा यह? हाथों में डब्बी को लिए वह सोच रही थी। बुराक ने? नहीं नहीं, वह तो यहाँ है भी नहीं। और अगर उसने देना होता तो पहले देता। वह नहीं हो सकता। फिर हैदर। उसके दिमाग में पहले लाउंज में अपने साथ बैठे बुराक का मंजर आया था। फिर दिमाग के दलीलों के बाद अपने घर के लाउंज में खड़े हैदर का मंजर आया। हाँ, हैदर हो सकता है। दिमाग की एक और दलील पर वह राजी हुई थी। ब्रेसलेट को हाथ में पहनने के बाद गिफ्ट पेपर और डब्बी उठाकर साइड टेबल पर रखते दोबारा से किताबों पर झुक गई।